नमस्कार। खास कार्यक्रम देश देशांतर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरफा खानम शेरवानी। नेपाल की राजनीति में फिलहाल तूफान आ गया लगता है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली की इच्छा के खिलाफ आज देर शाम नेपाल की संसद में अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा शुरू हुई। उससे पहले प्रधानमंत्री ओली ने बजट के अलावा 3 अलग अलग वित्त विधेयक पेश किए। वो तीनों विधेयक बहुमत से गिर गए। हालांकि इसके बाद नैतिक तौर पर उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए था। संवैधानिक और तकनीकी आधार यही कहता है। लेकिन जब उन्होंने इसके बावजूद भी इस्तीफा देने से मना कर दिया तो विपक्ष ने अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की मांग की। इसे स्पीकर ओंसारी गर्दीमागर ने स्वीकार कर लिया। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के बाद मतदान होगा, जिसमें ओली की पराजय ऐसा माना जा रहा है कि लगभग तय ही है। तो फिलहाल 1 साल से भी कम पुरानी सरकार फिलहाल ये जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन क्या रणनीति है फिलहाल के मौजूदा प्रधानमंत्री की, ये जानने की हम कोशिश करेंगे और आगे किस तरह का राजनीतिक भविष्य है जो नेपाल का इंतजार कर रहा है। मेरे साथ कई मेहमान मौजूद हैं। पूर्व राजनयिक शीलकांत शर्मा मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। दूसरे खास मेहमान संजय के भारद्वाज हैं, प्रोफेसर हैं साउथ एशियन स्टडीज़ जेएनयू में। तीसरे मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं हरबंश झा जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं सेंटर फॉर इकोनॉमिक एंड टेक्निकल स्टडीज़, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार उर्मिलेश जी भी मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। नेपाल की राजनीति को अच्छे तरीके से समझते हैं। सबसे पहले मैं आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूँ शीलकांत शर्मा जी की। फिलहाल जो ये पूरे डेवलपमेंट नज़र आ रहे हैं, काफ़ी अनप्रिडिक्टेबल। नेपाल की राजनीति हमेशा हैरान करने से कभी भी आपको नाउम्मीद नहीं करती, हैरानी ज़रूर होती है। फिलहाल जितने डेवलपमेंट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये किस तरफ ले जा रहे हैं? क्या प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना ही होगा? लगता तो यही है कि प्रधानमंत्री का रहना मुश्किल है। हालांकि ये जो गतिरोध है ये पिछले 2-3 महीनों से चल रहा है। मई में भी ये बात उठी थी और तब भी उनका जाना लगता था कि आजकल की बात है। फिर प्रचंड ने आके उनको बचा लिया और कहते हैं कोई डील हुई थी। तो वो अब जो प्रचंड कह रहे हैं उससे लगता है कि उन्होंने वो सारे बातें जो उन्होंने स्वीकार किए थे उसको नकार गए हैं वो। तो नेचुरली अब वो इसको विरोध कर रहे हैं। पर ये राजनीति है नेपाल की, इसको थोड़ा उठ के देखना चाहिए। ये जनतांत्रिक राजनीति है। हम लोग पिछले 7 सालों से 8 सालों से देख रहे हैं, जब से वो पहली सरकार बनी थी प्रचंड की। और ये डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, तो इसमें काफ़ी रसाकशी होती है। मतलब 1 कदम आगे 2 कदम पीछे इस तरह से पड़ती है। तो एक थोड़ा सा फिलोसॉफिकल उससे देखने का भी मन करता है कि ये ठीक है, परेशानियां तो हैं और बार बार ये गाड़ी पटरी से उतर जाती है। पर वो गालिब का है कि आपने इतनी बड़ी मुझ पे की आशा हो गई। तो नेपाल को देख कभी कभी लगता है कि आपको लगता है इन परेशानियों से नेपाल मंझेगा और एक बेहतर लोकतंत्र बनेगा? मेरी आस्था बहुत है इस पे। इसलिए है क्योंकि आप देखिए 8 साल के अंदर एक मोनार्की को उन्होंने हटाने के बाद और एक मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन जिसका बहुत ज़्यादा हिंसात्मक थी, उसको राजनीति में जंगल से लेकर आए, वो पार्लियामेंट्री राजनीति में ले आए। और प्रचंड जिस तरह से आज बात कर रहे हैं वो पूरी राजनीति की बात कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस हमें इसका स्वागत करना चाहिए, बिकॉज ये प्रोसेस ही डेमोक्रेसी का समझ लीजिए। लेकिन क्या भारत में जिस तरह से एक रोमांस है नेपाल को लेकर, क्या रोमांटिसिज्म ये आपकी बात में भी नजर नहीं आ रहा है कि हम जिस तरह से देख रहे हैं जो राजनीतिक अस्थिरता है, आपको क्या लगता है कि वो सामाजिक जिस तरह की पृष्ठभूमि अभी नजर आ रही है, आर्थिक तौर पर जितनी अस्थिरता है, क्या आपको लगता है कि वाकई ऐसे दौर में क्या इतनी रस्साकशी, चाहे लोकतांत्रिक ही सही, लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं के तहत ही सही, लेकिन क्या नेपाल को अस्थिर नहीं कर रही है? नहीं, बहुत अच्छा हो अगर ये तेज़ी से आगे बढ़े, लेकिन अगर नहीं जा सकती तो ये रस्साकशी इसके जो दूसरे पर्याय हैं, दूसरे जो अल्टरनेटिव्स हैं, उनसे बेहतर है। बिल्कुल। संजय भारद्वाज, आप इसे किस तरह से देखते हैं? संवैधानिक पहलू क्या है इसका? आगे जो है अगले 2-3 दिनों में जब ये बहस शुरू हो ही गई है, प्रस्ताव भी आ गया है, अब क्या हमें देखने को मिलेगा? देखिए, 2-3 बातें सर आशावादी हैं। हम भी कहते हैं कि लोकतंत्र है। लोकतंत्र में जिसके पास बहुमत रहेगा, अगर केपी ओली के पास बहुमत है तो रहेंगे, नहीं तो निश्चित रूप से सत्ता परिवर्तन होगा। और फिर कहा यह भी जाता है कि एक जो है बुरा लोकतंत्र एक बहुत अच्छी राजशाही या बहुत अच्छी डिक्टेटरशिप से अच्छा होता है। निश्चित रूप से, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं है कि इतना ज़्यादा इनस्टेबिलिटी दिखे। हमेशा पिछले 8-10 साल से देख रहे हैं कि इतना नेपाल में जो एक ट्रांजिशन का फेज़ था, वो दोबारा से एक वही ट्रांजिशन का फेज़ मुझे कहीं ना कहीं कंटिन्यू होता हुआ नज़र आ रहा है। और दूसरा देखिए, सबसे बड़ी बात जो हो रही है पिछले 8 साल से कि नेपाल में क्या हो रहा है, कहीं कंसेंसस डेवलप नहीं हो रहा है।
नहीं, कहीं कोई पहले अंडरस्टैंडिंग हमें अभी बताइए कि आप इस हफ्ते हमें क्या देखने को मिलेगा? अभी तकनीकी रूप से संविधान क्या कहता है? देखिए, क्या सरकार गिर जाएगी? संविधान अगर तकनीकी रूप से देखते हैं तो देखो ये कन्फ्यूजन है वहाँ पे, ये डिस्कशन चल रहा है कि कहीं कि केपी ओली कहते हैं कि ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है कि प्रधानमंत्री को रिजाइन कर देना चाहिए और नई सरकार के लिए रास्ता साफ कर देना लेकिन उन्होंने वादा चाहिए। किया लेकिन हाँ, वादा किया था कि 9 महीने में मैं सब संविधान लागू हो जाएगा, उसके बाद से हम रिजाइन कर देंगे। लेकिन जो दूसरा जो विपक्ष हैं, जो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो कह रही हैं कि 198 जो संविधान का अनुच्छेद है उसमें ये प्रोविज़न है कि नई सरकार के लिए रास्ता साफ है, अगर जो बहुमत लाएगा वो सरकार बना सकता है। तो ये बेसिकली जो पावर शेयरिंग एग्रीमेंट्स हो रहा है कि जिस तरीके से उन्होंने केपी ओली ने कहा था कि एक विश्वास दिलाया था कि मैं रिजाइन कर दूंगा और नई सरकार के लिए रास्ता बनाऊंगा, वही पावर शेयरिंग फार्मूला नेपाली कांग्रेस और प्रचंड के बीच में होने की उम्मीद है। लेकिन देखिए, बड़ी बात क्या है कि आप अगर पिछले 2-3-4 दिन का अगर डिस्कशंस देखते हैं तो उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि केपी ओली सरकार किस चीज़ पे ज़्यादा महत्व दे रही थी कि हमको जो वित्त विधेयक है उसको पास कर लेने दीजिए। मुझे कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है ऐसा क्या है कि वित्त विधेयक पास कर लेने दीजिए और उसके बाद में आप अविश्वास प्रस्ताव पे बहस कीजिए। तो मुझे लग रहा है कि कहीं नहीं, मुझे क्या केपी ओली सरकार का क्या इंटरेस्ट है कि एक तरीके का इस तरीके का वित्त विधेयक पास करें कि कोई एक पर्टिकुलर वर्ग को संतुष्ट करना चाहते हो या पर्टिकुलर ग्रुप को संतुष्ट करना चाहते हो या वो अपनी राजनीतिक पृष्ठभूमि को मजबूत करना चाहते हैं। देखिए, ये निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि केपी ओली सरकार की पॉपुलैरिटी जनता में बढ़ी है पिछले, बढ़ी है, आप ऐसा कह बिल्कुल रहे हैं? निश्चित रूप से बढ़ी है। देखिए, पर्टिकुलर भारत को लेके, भारत के जिस तरीके से और उन्होंने जिस चाइना की तरफ अपने आप को आगे बढ़ाया और डील किया, तो जनता, नेपाल की जनता अब मुझे नहीं लगता कि भारत से बहुत ज़्यादा खुश है। पर्टिकुलरली जब ये अवरोध ब्लॉकेड हुआ जो और उसके बाद से जो सफरिंग्स हुआ, उसमें भारत से नेपाल की जनता बहुत ज़्यादा मुझे खुश नज़र नहीं आती है। और केपी ओली सरकार का ये और उस चीज़ को ये केपी ओली सरकार उस चीज़ को भुनाना चाहती है कि ऐसी परिस्थिति आए और कहीं ना कहीं मुझे हमें बजट पास करने दिया जाए और उससे उनका अच्छा पॉपुलैरिटी बढ़े और उनको आगे मौका श्रीकांत जी, मिले। मैं आऊँगी आपकी तरफ, मैं जानती हूँ आप जवाब देना चाहते हैं, लेकिन उर्मिला जी, इसको लेकर भी अलग अलग तरह की राय सामने आ रही है। काठमांडू घाटी से ये खबरें तक आ रही हैं कि वहाँ शायद ही उनका कोई चाहने वाला मिले, शायद ही कोई समर्थक मिले, और पिछले 9 महीनों के दौरान दरअसल उन्होंने दुश्मन ज़्यादा पैदा किए हैं, दोस्तों से भी दोस्त नहीं उतने पैदा किए, और राजनीतिक तौर पर भी अगर देखा जाए तो भी सरकार के आसपास भी और जो गठबंधन सरकार है वो पार्टियों में भी उनको लेकर समर्थन नहीं है। लेकिन यहाँ पर प्रोफेसर संजय कुछ और कह रहे हैं। देखिए, ओली साहब के बारे में अगर मैं उनके अतीत पर जाऊं तो बहुत दिलचस्प बात है कि जिस ज़माने में प्रचंड, बाबूराम भट्टराई और तमाम उनके मित्र राजनीति में काफ़ी एक्सट्रीम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन काफ़ी रेडिकल पोजीशन लेते थे और चाहते थे कि चीन और भारत के बीच में नेपाल रहे, कहीं एक और ज़्यादा झुका न रहे, उन दिनों ओली साहब की छवि, राजनीतिक छवि भारत पक्षी नेपाली राजनेता की थी। लेकिन आज स्थितियों ने ऐसी करवट ली है कि ओली साहब आमतौर पे घाटी में या पूरे नेपाल में, मैं कहूँगा जो संजय भारद्वाज कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं और मैं बिल्कुल उनकी बात से सहमत हूँ कि आज ओली साहब की जो इमेज है नेपाल में वो ये हो गई है कि भारत की तरफ से नेपाल और नेपाल की जनता को, व्यापक जनता को, कुछ ऐसे हिस्से हैं जो हो सकता है उससे सहमत ना हो, लेकिन जो परेशानियां आई, जो रिश्तों में एक खटास आई, कॉन्ट्रडिक्शंस उभर कर आए, उसमें ओली ने नेपाल की व्यापक जनता के हक में फैसले किए। ये एक इमेज उनकी बनी है। दूसरी बात कि एक इमेज और उनकी बनी है कि वो चीन से भरपाई करना चाहते हैं भारत के साथ नेपाल के रिश्तों के कमज़ोर होने को। मुझे लगता है कि यही पेंच है। दरअसल मैं समझता हूँ एक जर्नलिस्ट के तौर पे कि नेपाल और भारत के रिश्ते का विकल्प नेपाल और चीन का रिश्ता नहीं है। दोनों देशों से उसके रिश्ते रहें, ये तो बिल्कुल अच्छी बात है, लेकिन विकल्प नहीं हो सकता क्योंकि एक तो भौगोलिक कारण है, दूसरा सांस्कृतिक कारण भी हैं। जिस तरह की नज़दीकियां भारत और नेपाल की हो सकती हैं,
सांस्कृतिक कारणों से, भौगोलिक कारणों से वो नेपाल अफोर्ड नहीं कर सकता है कि वो इंडिया को बिल्कुल दरकिनार कर दे और चीन से बेहतर रिश्ते बनाकर सब कुछ ठीक कर ले। इसलिए नेपाल के हक में है कि दोनों देशों के साथ बेहतर रिश्ते रखे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि भारत जो है नेपाल को लगातार उसकी आर्थिक, उसकी जो राजनीतिक स्थिति है उसमें असहयोग करे या उसके खिलाफ इस तरह की बात करे जिससे कि वहाँ की जनता को घाटा हो। तो ये इस परिस्थिति में ओली साहब काम कर रहे हैं। अब जो पहलू अभी नजर आ रहा है, ओली साहब का गिरना, उनकी सरकार का गिरना लगभग अवश्यंभावी है। अगर वो बचा पाते हैं तो सिर्फ इस बिना पर बचाएंगे कि भाई आपने जो संवैधानिक प्रावधान है चुनाव कराने तक का है, और अगर कोई इस तरह का कानूनी पेंच वहां उभरता है जो ओली साहब के पक्ष में जाता है तो शायद बच पाएं, वरना बहुमत आज की तारीख में प्रचंड के पास है, क्योंकि नेपाली कांग्रेस, मधेसी मोर्चा सारे के सारे उनके साथ खड़े हैं। सिर्फ नेपाल की जो मार्क्सिस्ट लेनिस्ट पार्टी है, सिर्फ वही एक बची है। यानी आप ये कह रहे हैं कि क्या आंकड़े उनके साथ है? क्योंकि अगर आंकड़ों के आधार पर देखा जाए तो किंग मेकर तो जरूर बनते नजर आ रहे हैं, लेकिन सरकार अपनी नहीं बना पाएंगे। इसके प्रचंड के बारे में कह रही हैं? नहीं, प्रचंड को चूंकि नेपाली कांग्रेस का समर्थन है इस वक्त, और मधेसी मोर्चा के लोग भी उनको सपोर्ट करेंगे ऐसा माना जा रहा है, माना क्या जा रहा है, लगभग ये बात साफ हो गई है। तो ऐसे में प्रचंड का बहुमत तो है, लेकिन जो एक राजनीतिक अस्थिरता के लिए जिम्मेदार और दोषी ठहराए जाएंगे प्रचंड, उससे उनकी पुरानी इमेज वह नहीं रहेगी जो एक समय थी। और देखिए, नेपाल के माओइस्टों में जो बिखराव है वह नेपाल की राजनीति की तरह ही है। जिस तरह नेपाल की राजनीति में अस्थिरता का दौर है, टकराव है, फैक्शनलिज्म है, ठीक वही हाल माओइस्टों का हो गया है। वहाँ की माओवादी जो पार्टी है वो इतने खंडों विखंडों में बंटी है। आप बाबूराम भट्टराई को देखिए, वो तो मार्क्सवाद लेनिनवाद से ही दूर हटते दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए विप्लव को, विप्लव ने हाल में एक बड़ी रैली की काठमांडू घाटी में, और ये कोई अनुमान नहीं लगा रहा था कि विप्लव की पार्टी को इतना मैसिव सपोर्ट नेपाल काठमांडू घाटी में मिलेगा। तो मुझे लगता है कि नेपाल जिस दौर में गुजर रहा है उसमें एक राजनीतिक रूप से स्थिरता की जरूरत थी, अलायंसेस की जरूरत थी, समझदारी की जरूरत थी। लेकिन भारत के कारण हो या दूसरे और कारणों से हो, ऐसी स्थिति नेपाल की बन गई है जो शायद नेपाल के हक में नहीं है, प्रचंड और ओली साहब के भी हक में नहीं है। तो प्रचंड की इस वक्त क्या उनकी नीति क्या है, उनकी राजनीति क्या है, क्या प्रचंड की पॉलिटिक्स है, हम जानने की कोशिश करेंगे, और भारत की चिंताएं क्या हैं ये भी समझेंगे। हरबंस जी, ये बताइए, फिलहाल खबरें इस तरह की भी छप रही हैं कि जैसे ही ये सरकार के अस्थिर होने की खबर आई है, चीन ने जो है वो अपना रंग दिखाना शुरू किया है। चीन जो है वो काफ़ी हद तक दखल देने की कोशिश कर रहा है। एक डेलीगेशन बाकायदा फिलहाल घाटी में मौजूद है जो कि सरकार को बचाने की कोशिश कर रहा है। आज मैंने भी देखा है इंडियन एक्सप्रेस में जो चीनी डेलीगेशन आकर के और डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी से उनकी मुलाकात हो रही है, और वो प्रलोभन भी दे रहे हैं, एक्चुअली डिफरेंट इंसेंटिव्स की वादा भी कर रहे हैं। परंतु मैं इसको कोई फर्स्ट टाइम नहीं ले रहा हूँ। एक्चुअली ऐसा अटेम्प्ट पहले भी हो चुका है कि हमारे सांसदों को ऐसे मौका में वो ऑबलाइज करने की कोशिश किया गया था। तो हमारे तरफ से भी पहल हुआ था इसके बारे में, और चीन के तरफ से भी इस प्रकार की बात आई थी। इसीलिए कोई नई बात नहीं है जो चीन आज कर रहा है या करने की इसमें है, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और फिलहाल जिस तरह का जो पॉलिटिकल डेवलपमेंट है उस पर आपका क्या कहना है? अभी फिलहाल किस तरफ जो है वो नेपाल की राजनीति बढ़ती नजर आ रही है? जिस तरह से उर्मिलेश जी भी कह रहे हैं कि नैतिक तौर पर देखा जाए तो इस्तीफा देना चाहिए, तय भी यही पाया था, लेकिन क्या राजनीति नजर आ रही है आपको ओली जी की? नहीं, वो तो करीब करीब निश्चित है, जो ओली की पतन शुरू हो गई है एंड ही विल फॉल। परंतु अभी जो कुछ डिस्कशंस हुआ है यहाँ पर, उससे थोड़ा आम जनता के बीच काफ़ी लोकप्रिय हैं वो उसी के बारे में मैं आ रहा हूँ। वो गलत फहमी है, क्योंकि ये कहा जाता है जो भारत ने नेपाल को खो दिया या नेपाली जनता जो है सो टोटली एंटी इंडियन हो गए, ये टोटल गलत फहमी है। भारत के खिलाफ वही खड़ा है अभी जो कि अपॉर्चुनिस्ट क्लास हैं। परंतु अभी जो मधेश आंदोलन हुआ है देश में और लगभग 1 बरस से वो चल रहा है, उसके दौरान में मैं जो समझता हूँ, जो भारत के प्रति जो छवि रहा था पहले, वो और सुदृढ़ हुआ है। भारत के प्रति जो है सो और पॉजिटिव
एटीट्यूड जनता की जो है सो लेकिन बनी जिस है। तरह की घटनाएं वहाँ सामने आई हैं, बाकायदा लोग सड़कों पे निकले हैं, मार्च निकाले हैं उन्होंने, भारतीय जो टेलीविज़न चैनल हैं, खासकर न्यूज़ चैनल्स वहाँ उनको बैन कर दिया गया। इसके अलावा नारेबाजी सुनने में आई है। अखबारों में आप देखें तो एडिटोरियल्स और आर्टिकल्स लिखे हैं भारत की नीतियों के खिलाफ। इसको हम क्या माने फिर? वो एक वर्ग के द्वारा हुआ है, वही मैं कह रहा हूँ, अपॉर्चुनिस्ट क्लास हैं जिनके द्वारा ये हुआ है। परंतु यदि हम टोटल जनसंख्या की बात करें टोटल में, तो हम ये देखते हैं जो बहुत बड़ा समुदाय जैसे मधेशियों का समुदाय है, लगभग 33% के करीब में। जनजाति अब आ गया है, एक्चुअली पहाड़ी जनजाति भी आ गए, उनका भी यही रेशियो है। और यदि उसमें हम जो है सो दलितों को भी जोड़ दें तो टोटल पॉपुलेशन हो जाता है ओवर 70%। एंड दिस इज़ द पॉपुलेशन दैट इज़ सपोर्टिंग एक्चुअली इंडिया, और दैट इज़ द पॉपुलेशन एक्चुअली दैट हैज़ कम अगेंस्ट ओली। तो इस तरह से हम देखते हैं तो ये भारत ने कुछ लूज नहीं किया है, रेदर मैं ये देखता हूँ जो भारत ने बहुत सब्सटेंशियल गेन किया है नेपाल में। जी हाँ, शीलकांत जी, आपका क्या मानना है फिलहाल की लोकप्रियता को लेकर भी एक तरह से मतभेद है यहाँ पर कि वाकई क्या नेपाली जनता के बीच में उनका कोई आधार है? दूसरी बात, यहाँ भारत की नीतियों को लेकर भी कभी भारत में भी एक मत नहीं रहा, नेपाल में तो नहीं है एक मत, लेकिन भारत में भी एक मत नहीं रहा है कि नेपाल पर क्या नीति होनी चाहिए, क्या मौजूदा सरकार की नीति ठीक है या उसमें वाकई दोष है? नहीं, असल में ये है कि वास्तविकता नेपाल की ऐसी है कि चाहे जो दल आ जाए सत्ता में, वो लोगों की आकांक्षाएं और अपेक्षाएं जो हैं उनको पूरे नहीं कर पाता। और जो अंतराल है, जो गैप है, जो कमी है, इतनी बड़ी है कि लोग तो असंतुष्ट रहने ही वाले हैं। तो ये लोग अब उस असंतोष को किसी तरह से बढ़ा देते हैं। तो और जहाँ भारत और चीन की बात है, तो भारत के खिलाफ आप कुछ भी करा दीजिए, भारत बड़ा देश है और रिलेशंस ऐसे हैं कि कोई रिएक्शन भारत से नहीं होती। पर अगर चीन के खिलाफ, तो चीन का एक ऐसा एक भपका बना हुआ है कि कोई चीन के खिलाफ बोलता नहीं है। सब लोग चीन से, और आज की बात नहीं, 20 साल से, ये 30 सालों से ये है। तो अगर चीन के खिलाफ, तो चीन को तो ब्लेम नहीं कर सकते। तो ये बड़ा इजी भारत समझ लीजिए स्केपगोट बन जाता है। इनकी सारी असमर्थताओं, सारी जो असफलताओं का ठीकरा जो है वो भारत के सर पे फोड़ देते हैं। नहीं तो क्या आपको लगता है कि नेपाली राष्ट्रवाद वाकई भारत के खिलाफ पनप रहा है? नहीं, ये सच्चाई नहीं है। ये सिर्फ एक तरह की, आप समझ लीजिए, एक एक्सपीडियंसी है कि वहाँ पे जो, और ये पूरे भारत के साउथ एशिया का जो क्षेत्र है उस सब में है कि आप अपनी राष्ट्रवादिता को सिद्ध करने के लिए, साबित करने के लिए आपको कहीं ना कहीं भारत के खिलाफ सीना तान के खड़ा होना चाहिए, तब मानेंगे वो। तो जो अच्छे मित्र भारत के, वो भी अब जैसे भट्टाराय हैं और प्रचंडा हैं, ये लोग भारत में थे। जो पूरा जो माओइस्ट का जो सोल्यूशन हुआ था, जो एग्रीमेंट हुआ था, उसमें भारत ने मदद की थी। लेकिन जैसे ही वो शासन में आए तो वो उनका एक तेवर बदल गया। उसके बाद आप लगातार देखते जाइए कि तब से अब तक जितने प्रधानमंत्री आए हैं उनमें कुछ तो कठिनाई से निकल के आए थे, तो उनकी बात दूसरी थी। लेकिन ओली साहब पहले, जैसे इन्होंने बताया, पहले भारत के पक्ष में थे, लेकिन आजकल वो उनकी राजनीति में भारत के के खिलाफ सीना तान के खड़ा होना जो है वो एक्सपीडियंट है, तो वो करते हैं। और चीनियों का तो है ही है, वो ये तो लाजमी है उनको। नहीं, उनके डेलीगेशन को आप किस तरह से देखते हैं? आपको लगता है कि क्या वहाँ पर भी एक प्लेग्राउंड नजर आ रहा है नेपाल में आपको, चीन वर्सेस भारत? क्योंकि जाहिर है भारत की भी अपनी चिंताएं हैं, भारत के भी अपने कंसर्न्स हैं, और चीनी डेलीगेशन वहाँ पर मौजूद है। जो पूरी राजनीति नेपाल में हो रही है, क्या एक आप प्लेग्राउंड के तौर पर देख रहे हैं? नहीं, चीन का जो हाल के सालों में जो तेवर है, चीन का ऐसा है कि भारत के जो दक्षिण एशिया के जो सारे राष्ट्र हैं, मित्र जो हैं, उन सब में चीन अपना वर्चस्व बढ़ा रहा है। और नेपाल की जो स्थिति ऐसी खराब हुई थी, तो चीन को एक बिल्कुल गॉड सेंड मौका मिल गया कि चलो इसमें अब हम जिस रोटी सेकें अपनी, तो चीन घुसे आया और अपनी रोटी सेक रहा है वो। तो इसलिए जो पहले चीन ने इतना एग्रेसिव नहीं था, पर आज चीन की हालत ये है कि डेलीगेशन भेजा हुआ है, और वो जैसा बताया झा साहब ने कि वो कोशिश कर रहे हैं। तो वो, अच्छा, राजनीति में धन का उपयोग ये तो कोई नई बात नहीं है, हर जगह होती है। और नेपाल में चूँकि वहाँ पे काफ़ी अभाव है, तो ये इसका धन की शक्ति जो है ज़्यादा दूर तक जाती है। तो चीनियों के पास कोई कमी नहीं है। इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने लास्ट ईयर कहा था, पहली बार उनसे ईंधन भी लिया गया चीन से, पहली बार ऐसा हुआ। नहीं, ईंधन तो बहुत कम लिया गया, वो तो बहुत कम था, उसका हल्ला बहुत था। भारत ने बहुत ज़्यादा दिया ईंधन। पर इकोनॉमिस्ट मैगजीन ने श्रीलंका के बारे में कहा था कि
जब बदले श्रीलंका में बदलाव हुआ था, तो ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, लंदन की मैगजीन कह रही थी कि चाहे जो भी हो, चीनियों की जो क्षमताएं हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए, उन पे भी आपको विश्वास करना चाहिए। बिल्कुल। प्रोफेसर भारद्वाज, ये बताइए, फिलहाल एक ऐसा देश जो कि राजशाही को ख़त्म करके अपने पूरे तरीके से एक पीस प्रोसेस अभी भी वहाँ चल रहा है, पूरी तरह से युद्ध लड़ने के बाद अब एक लोकतंत्र के साथ अपना एक्सपेरिमेंट कर रहा है, अभी भी एक प्रयोग कर रहा है, ऐसे में इस तरह की राजनीतिक अस्थिरता, जिस तरह के सामाजिक और आर्थिक हालात वहाँ पर हैं, भूकंप ने जितने पूरे तरीके से उस देश को तोड़ा है, खासकर घाटी को जितनी बुरी तरह बर्बाद किया है, ऐसा नहीं है कि ज़ख्म अभी भर गए हैं, तो अभी पीस प्रोसेस चल रहा है, अभी माओवादियों को पूरी तरीके से उनका सम्मिलित होना सरकार में ये भी पूरी तरीके से अभी बाकी है। उस सब के बावजूद किस तरह के हालात जो हैं वो बन रहे हैं अभी फ़िलहाल नेपाल में? देखिए, 2-3 बातें हैं। निश्चित रूप से जो ये ट्रांजिशन का फेज ही चल रहा है राजशाही ख़त्म होने के बाद में, मैंने शुरुआत यहीं से ही किया था कि ये जो ट्रांजिशन का फेज़ है, वहाँ का जो लीडरशिप है, मुझे लग रहा है उस ट्रांजिशन के फेज़ को कंटिन्यू किया जा रहा है। और बड़ी बात जो हो रही है कि कोई एक अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स उभर के नहीं आ रही है, ना तो कोई अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स उभर के आ रही है, ना कोई ऐसा लीडर उभर के आ रहा है। वही 4-5 नहीं, अगर प्रचंड वापस आ जाते हैं तो 4-5 वही नाम घूम करके आते हैं कि अभी प्रचंड बनेंगे। आ जाते हैं तो जी, किस तरह से राजनीति बदलते हुए देखेंगे आप, अगर प्रचंड आते हैं? प्रचंड आते हैं, वो निश्चित रूप से नेपाली कांग्रेस के साथ उनको समर्थन रहेगा और वो कोशिश करेंगे। मुझे लग रहा है केपी ओली जिस रास्ते से जो बढ़ रहे थे, वो मुझे लग रहा है कि भारत और चाइना के बीच में एक बैलेंसिंग स्टैंड रखने की कोशिश करेंगे। लेकिन 2-3 बातें जो अभी डिस्कशन में आई मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि उसमें देखिए केपी ओली का राजनीतिक जो पॉलिटिकल क्लास है उसमें अपोजिशन है, लेकिन सबल्टन सोसाइटी में पर्टिकुलरली जो अनऑफिशियल ब्रोकेड हुए थे उसके बाद से उसका समर्थन बढ़ा है। उसने भारत के खिलाफ जिस तरीके का से चाइना को खड़ा किया और जिस तरीके से एमओयू साइन किए, हालांकि मैं तो कहता हूं जो 10 एमओयू हुए थे उसमें 1-2 एमओयू वाइबल हैं, बाकी वाइबल भी नहीं है, लेकिन चाइना के पास में अपना एक धन शक्ति है और उस धन शक्ति के आधार पे वो इन्वेस्टमेंट का लालच देके और डेवलपमेंट का लालच देके वो कहीं ना कहीं अपने आप को वहाँ मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन जहाँ एक संदेह बना हुआ है भारत के प्रति कि 2-3 जो मुद्दे हैं, एक तो सेकुलरिज्म का मुद्दा है, अभी भी नेपाल में ये मुद्दा बहस से बाहर नहीं गया है कि नेपाल सेकुलर राष्ट्र रहेगा या फिर हिंदू राष्ट्र बनेगा, ये भी एक संदेह बना हुआ है और उसमें भारत की भूमिका को कहीं ना कहीं उस संदेह की दृष्टि से देखते हैं। दूसरा जो संघवाद की बात थी कि जो डिमार्केशन, अभी कोई इम्प्लीमेंट तो हुआ नहीं है, अभी ग्राउंड में इम्प्लीमेंटेशन हुआ नहीं है, उसमें भी संदेह बना हुआ है कि पास 1.5 मिनट बचा है। हरबंस जी, अभी फिलहाल आगे क्या देखना बाकी है अब नेपाल को और भारत की क्या नीति होनी चाहिए? वो बहुत स्पष्ट है, जो भारत का के प्रति जो नेपाल में गवर्नमेंट बनती है वो एक मैत्रीपूर्ण सरकार नेपाल में बने। और सबसे जो बड़ी मुद्दा है एक्चुअली अभी वो कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के, और जो कि कॉन्स्टिट्यूशन 8-9 महीना हो गया और अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है, तो उसमें इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस में मधेसियों का और जो डिससेटिस्फाइड ग्रुप हैं, हिल जनजाति, ये सब को एस्पिरेशंस लेकर के यदि जो नई सरकार चलती है तो मुझे लगता है जो इसका भविष्य अच्छा रहेगा। परंतु इसके साथ में भी चुनौती है, क्योंकि मतलब 2/3 मेजोरिटी होना चाहिए और यदि यूएमएल सपोर्ट नहीं करते हो तो फिर जाकर के वो भी हैंग होगा। सो देयर आर सम वेरी बिग चैलेंजेस। बिल्कुल चुनौतियां हैं। उर्मिलेश जी, लास्ट वर्ड 20 सेकंड। नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ कि आज जो नेपाल में हो रहा है वो कोई बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, और ये कोई नहीं कह सकता है कि मधेसी मोर्चा या नेपाली कांग्रेस या माओइस्ट पार्टी, खासकर प्रचंड वाली माओइस्ट पार्टी, ये कोई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और न तो हम ये भी कह सकते हैं कि जो पर्दे के पीछे से बहुत सारे लोग कर रहे हैं वो कोई बहुत अच्छा कर रहे हैं। नेपाल के हक में यही है कि सभी मिलजुल करके संविधान को लागू करते, जो वहाँ के बड़े चैलेंजेस हैं इस वक्त उसको, अब जैसे उदाहरण के तौर पे प्रचंड साहब कहने के लिए औपचारिक तौर पे ये कह रहे हैं ओली साहब से समर्थन वापस लेने के लिए कि भूकंप से जो तबाही हुई उस क्षेत्र में इन्होंने काम नहीं किया। लेकिन ये तो आपकी सरकार भी थी, आपके भी लोग वहां थे, आपने क्यों नहीं एग्जीक्यूट किया? आपने इस तरह का प्रोग्राम क्यों नहीं लिया कि आप लागू कर सकें? तो जैसे भारत से सबक लेना चाहिए था उन लोगों को। आज़ादी के बाद जैसे भारत में पंडित नेहरू ने अम्बेडकर को रखा था अपने साथ, श्यामा प्रसाद मुखर्जी को रखा था, तमाम तरह की धाराओं के लोगों को रखा था, बहुत सारे सोशलिस्ट
कम्युनिस्ट ऐसे थे जो उस समय कांग्रेस के साथ काम करते थे। जी, तो और शायद एक यूनाइटेड मूव होना चाहिए था। तो मैं जो अभी डेवलपमेंट नेपाल में है, मैं इसको बहुत पॉजिटिव नहीं मानता। ये नेपाल के हक में नहीं है जो कुछ हो रहा है। जी, माफ कीजिएगा, समय मेरे पास समाप्त हो गया है। तो तमाम तरह की धाराओं का जो सम्मेलन है, एक तरह का सम्मिलित करना, उन्हें जो सबसे महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं उर्मिलेश जी की, वो होना चाहिए। तो शायद उसी से जो पनप रही असंतुष्टियां हैं, वो हमें इस तरह के राजनीतिक संकटों के तौर पर देखने को मिलती है नेपाल में। फिलहाल आगे देखना होगा कि आने वाले 2-3 दिनों में किस तरह की करवट राजनीति लेती है नेपाल की। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार।